बनाना। ठीक है, मैं सभी ब्रांचेस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातचीत करूंगा, बहुत डिस्क्रिप्टिव या डिटेल्स के साथ जाने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दे दीजिए बस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात आती है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अंदर अब मैं कुछ डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूं इसका। AI/ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये आज की दुनिया का सबसे ज़्यादा माना जाने वाला टॉपिक है। इसको आसान तरीके से समझाता हूं कि आप मोबाइल उठाते हो, मोबाइल उठाकर गूगल करते हो कुछ चीज़, तो कैसे करते हो? गूगल में ढूंढते कैसे हो किसी चीज़ को? सर्च करते हो। तो सर्च कैसे करते हो? टाइप करते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैडम ने या सर ने, किसी ने एक सवाल दिया तुम्हें, सर ने सवाल दिया और तुम्हें मिल नहीं रहा, तो तुम ढूंढते हो उसी के अंदर कि चलो फटाक से शॉर्टकट मार लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। गूगल तो बता ही देता है, जो कोई नहीं जानता वो सब जानता है। कौन? तो आजकल तो तुम्हारे लिए गूगल ही हो चुका है सब कुछ, पर आज से पहले ऐसा गूगल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। तो आप गूगल पर सर्च कैसे करते हो? टाइप करके। लेकिन उस टाइप करने के दौरान वो जो सर्च का बार बना होता है, उसके ठीक राइट हैंड साइड पर एक आइकन बना रहता है जिस पर माइक, ये इस तरह का माइक का एक निशान बना रहता है, देखा है? तो उसमें क्या करते हो तुम? अगर तुम उसको होल्ड करके रखोगे तो वो तुम्हारी आवाज़ कैप्चर कर लेगा। तुम क्वेश्चन में पूछोगे वेयर इज मेघालय लोकेटेड, मेघालय कहाँ है, जैसे तुम ये बोलोगे तो वो ढूंढ लेगा। ये कैसे हुआ? इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझे? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर को समझना, उसको अपनाना और फिर रिस्पॉन्ड करना। जैसे आज की डेट में अपन सुनते हैं एलेक्सा, या आईफोन वाले सिरी यूज करते हैं, या गूगल वाले गूगल क्रोम यूज करते हैं। तो इन सब के जो नाम हैं, ये सब करते किस बेसिस पर काम है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर। उसके पीछे जो बैकग्राउंड में काम चल रहा है वो कहलाता है मशीन लर्निंग। फिर इसी के अंदर आगे आ जाता है डेटा साइंस। अब डेटा साइंस क्या होता है? डेटा साइंस का मतलब है कि आपने जितनी भी एनर्जी को, जितना भी सामान को, जितना भी कंटेंट को स्टोर कर लिया। जैसे अभी टीचर आया कोई क्लास के अंदर, उसने तुमको पढ़ाया, तो तुम क्या करते हो? कॉपियों में नोट कर लेते हो। इसी तरह से जब तुम कोई कंप्यूटर पर, जब कोई तुम मोबाइल पर काम करते हो, तो मोबाइल कंप्यूटर अपने बैकग्राउंड में उसको स्टोर कर लेता है। तुम्हें नहीं पता, पर वो स्टोर कर रहा है। और जिस कंपनी का मोबाइल या जिस कंपनी का तुम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर उसको वहां पहुंचा रहा है कि इस फला आदमी ने इस मोबाइल से इस चीज को एक्सेस किया, वो उसके पास चला गया। ये हर एक मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक लैपटॉप के साथ, हर एक कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। आपको हमें नहीं पता, लेकिन जुड़ा हुआ है। और जुड़ करके वो जिस जगह पर जाकर स्टोर हो रहा है वो है उसका डेटा साइंस। तो डेटा साइंस इंजीनियर्स क्या करते हैं? डेटा साइंस इंजीनियर्स उस डेटा को स्टोर करके उसकी एल्गोरिथम प्रिपेयर करते हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ? जैसे तुम्हारे टीचर्स ने देखा कि तुम लोग हर दिन लंच में 5 मिनट लेट करते हो क्लास में आने से। लंच खत्म हुआ और तुम हर दिन 5 मिनट लेट आते हो, तो इसके 2 तरीके कर सकता है टीचर। क्या तो तुम्हारा लंच 5 मिनट बढ़ा दे, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होगा? जैसे ही 5 मिनट बढ़ेंगे तो फिर और 5 मिनट लेट आओगे। मतलब 9:30 पर अगर क्लास स्टार्ट होनी थी तो 9:35 पे बाद में हो रही है। अब 9:35 तक लंच हुआ तो 9:40 तक लंच चल रहा है। तो दूसरा तरीका क्या कर सकता है टीचर? कि 5 मिनट पहले लंच कर दे, या फिर सख्ती बरत दे, 5 मिनट के बाद किसी को अंदर आने के लिए परमिशन। तो ये कैसे पता चला टीचर को कि 5 मिनट का लैग हो रहा है या 5 मिनट का डिले हो रहा है? रोजमर्रा का एनालिसिस करके। इसी एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं डेटा साइंस। तो डेटा साइंस बेसिकली उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर देखते, समझते हो और जानते हो। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसा आपने कहा, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोर ब्रांच नहीं है। जो लोग पीसीएम वाले हैं उनको बता दूं, या जो 8th क्लास में जो लोग बैठे हैं बच्चे छोटे, उन लोगों को बता दूं कि इंजीनियरिंग की दुनिया में टोटल 4 ही ब्रांच हैं। पूरी दुनिया में टोटल 4 ब्रांचें हैं, और उन 4 ब्रांचों में
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी और सिविल। ये 4 ब्रांचेस हैं दुनिया में जो कि जानी जाती है। इनके अलावा तुम जितनी ब्रांचेस सुन रहे हो वो सारी उसकी सब ब्रांचेस कहलाती हैं, चाइल्ड ब्रांचेस कहलाती हैं। ये सारी पेरेंट ब्रांचेस हैं। समझ रहे हो भाई बात को? तो इंजीनियरिंग के केवल 4 ही सेक्शन होते हैं दुनिया में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी और सिविल। मैकेनिकल से बाहर निकल के आए अपन लोग तो इसी के अंदर ऑटोमोबाइल आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर बाहर निकल के आ जाए तो इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारा इलेक्ट्रिकल की ब्रांच का हिस्सा है। जबकि तुम आईटी की अगर अपन बात करते हो तो आईटी के अंदर आता है सॉफ्टवेयर, जिसके तुम लोग आज के डेट में नाम से जानते हो सीएस। तो सीएस हुआ, एआईएमएल हुआ या डीएस हुआ, ये सारी की सारी किसके अंदर ब्रांच आती है? आईटी के अंदर। और आखिर में आता है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर तुम लोगों ने तो शायद नाम भी पता नहीं सुना हो, नहीं सुना हो। सिविल के अंदर आ जाता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, वॉल्केनिक इरप्शंस इंजीनियरिंग। आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर जाओगे, कभी जाना हो तुम लोगों का, आगे चलकर मौका मिले तो वहाँ पर इनकी लैबोरेटरीज बनी हुई हैं कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो घर कितनी इंटेंसिटी से हिल सकता है। अगर घर इंटेंसिटी 7 के रिक्टर स्केल पर, 8 के रिक्टर स्केल पर हिलता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाए कि घर को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन लैब्स वहाँ पर बनी हुई हैं, हाई एंड लैबोरेटरीज हैं, बिल्कुल हाई एंड लैबोरेटरीज। मतलब आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि 8 के रिक्टर स्केल, 10 के रिक्टर स्केल पर भी कुछ हो जाए तो कैसे बचाया जा सकता है चीज़ों को। वरना आजकल के इंजीनियर्स की तो कहानी ऐसी है कि हम लोग देखते हैं आए दिन कि ये पुल ढह गया, ये चीज़ खराब हो गई, ये घर टूट गया, तबाह बर्बाद हो गया। वो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी या उन्होंने ठीक से उस चीज़ का कैलकुलेशन नहीं लगाया। तो जितनी ब्रांचेस तुम लोग सुनते हो वो एक्चुअली मेन ब्रांचेस से हटके होती हैं। और ये भी मैंने आपको बहुत छोटा सा हिस्सा समझाया है, क्योंकि मैं इनके बाद अगर कोई और नाम लूँगा तो शायद वो आप लोगों ने सुना नहीं होगा और वो आपका काम का भी नहीं है। आपको फोकस करना है तो इन 4 पर, कि इन 4 में से आपको क्या लेना है अगर आप पीसीएम वाले हो। और जैसे मैं पीसीबी वालों की बात कर रहा था, तो पीसीबी वालों के लिए सिर्फ नीट एक ऑप्शन नहीं है। नीट के अलावा क्या कर सकते हो तुम लोग? नीट के अलावा आप फार्मेसी कर सकते हो, नीट के अलावा आप बायोटेक कर सकते हो, नीट के अलावा आप डीएनए एनालिसिस, नीट के अलावा आप फूड एंड डायटेटिक्स। ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं। और आज की डेट में सबसे ज्यादा चलने वाली फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स में भी जाया जा सकता है। फॉरेंसिक्स क्या? जहां पर भी मर्डर होता है, जहां पर भी डेड बॉडी पाई जाती है, ये जहां पर भी ऐसी कोई सिचुएशन पाई जाती है तो सबसे पहले फॉरेंसिक्स वालों को बुलाया जाता है। फॉरेंसिक्स वाले पता लगाते हैं कि देखो ये कत्ल है या नेचुरल डेथ है, उसका पता लगाने के लिए कातिल कौन, ये सब काम कौन कर रहा है? फॉरेंसिक्स वाला। पुलिस वाला तो सिर्फ बताएगा कि ये डेड बॉडी है, मुझे इतने बजे मिली, मुझे इन लोगों पर शक है। पर शक को पुख्ता करने के लिए कोई रिसर्च करेगा अगर, तो वो कौन होगा? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट अभी एमपी के अंदर बहुत लूज है। एमपी में इतना स्कोप नहीं है फॉरेंसिक्स का, लेकिन एमपी के अगर आप बाहर जाते हैं तो फॉरेंसिक्स की लैबोरेटरीज बहुत अच्छी अच्छी हैं। बॉम्बे, पूना में, बॉम्बे और पूना के अंदर फॉरेंसिक्स की लैबोरेटरी बहुत अच्छी अच्छी हैं। भोपाल के अंदर अगर अच्छा तुमको कुछ मिल रहा है अभी तो वो है बायोटेक के बारे में, फार्मेसी के बारे में, फूड एंड डाइटिशियन के बारे में। कोविड के बाद, कोरोना के बाद लोगों के अंदर क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे रहना सहना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। पहले लोग कुछ भी खा लिया करते थे, रात को 11 बजे 12 बजे खाना खा लें। बाद में लोगों को समझ में आई कि तुम अगर 11 बजे 12 बजे रात को खाना खाओगे तो तुम्हारा खाना पचेगा कब, और पचने के बाद अगले दिन का जब रूटीन तुम चालू करोगे तो उसमें डिस्टर्बेंस क्या आएगी।
तुम अपनी ज़िंदगी के एक अहम साल को कम कर देते हो ऐसा करते करते। लोगों के अंदर रुझान आया कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। लोग पहले एक्सरसाइज किया करते थे मैस्कुलिन स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, देखो मेरी बॉडी है, मैं तंदुरुस्त हूँ। अब तंदुरुस्ती दूसरी तरीके से आ गई कि मैं तंदुरुस्त हूँ तो मुझे बीमारी नहीं पकड़ेगी, क्योंकि तंदुरुस्ती का मतलब होता है इम्यून सिस्टम बनाना। वो चिप्स खाना सबको पसंद है, वो कुरकुरे खाना सबको पसंद है, लेकिन जब ज़्यादा खा लेते हैं और अंदर जाने के बाद जब वो पचता ही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं पचा पाती। जब तुम कुरकुरे खाते हो, इमेजिन करना, जब भी तुम कुरकुरे का एक पीस खा रहे हो तो मान लेना कि तुम घास का एक पीस खा रहे हो। जिस तरह से घास खाने के बाद तुम्हारी बॉडी पचा नहीं सकती, उसी तरीके से वो कुरकुरे खाने के बाद तुम्हारी बॉडी उसे पचा नहीं सकती। वो चिप्स खाने के बाद तुम्हारी बॉडी पचा ही नहीं सकती, तो वो थ्रो कर देगी। हम तो साइंस वाले हैं, तो हम तो ये सीधे सीधे बोला करते हैं, आप कुछ मत करो, यह है कुरकुरा, इस कुरकुरे को लो, माचिस लगाओ और आग लगा दो। जब ये जलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कुरकुरे है क्या। वो कुछ नहीं है, एक प्लास्टिक है। और क्या आपकी बॉडी प्लास्टिक डाइजेस्ट कर सकती है? कर सकती है क्या? लेकिन हम खाते हैं क्योंकि चटपटा बड़ा मज़ेदार लगता है। तो वो चटपटापन आज अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद अगर डॉक्टर बोलेगा कि भाई साहब आपके अंदर वो कुरकुरे बहुत जम गए हैं, तो हम एक चीरा लगाते हैं यहाँ से और थोड़े से निकाल देते हैं, बेहतर लगेगा आपको? खराब लगेगा, लाइफ कम हो गई। तो ख्याल रखना है अपन लोगों को। अच्छा, यहाँ पीसीबी के लिए एक फील्ड और जो बहुत पॉपुलर नहीं है पर यूज़ करते हैं लोग, बीडीएस में जाने के लिए। बीडीएस बेसिकली डेंटल है, डेंटिस्ट्री के अंदर जाने के लिए। आज की डेट में बहुत पॉपुलर है। बीडीएस के अंदर एडमिशन ईजी हो जाते हैं क्योंकि मेडिकल वालों के लिए, और साथ ही साथ फिर इसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक भी आ जाता है। होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के लिए आप जा सकते हो। पीसीबी वालों के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर कॉमर्स वालों की बात करता हूँ। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूँ, मैं पीसीएम वाला हूँ या मैं मैथ्स साइंस वाला हूँ तो मैं इसके पीछे नहीं पड़ूंगा तुम्हारे। मैं सारी फील्ड्स के बारे में बराबरी से बता रहा हूँ, एक जैसा बता रहा हूँ। अगर तुमको किसी दूसरी फील्ड के बारे में जानना हो तो खुल के बोलना पड़ेगा, ठीक है? जैसा मैंने शुरुआत में क्लियर किया, मैं यहाँ पर कुछ सुनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ डिस्कस करने आया हूँ आपके साथ। जो मैं जानता हूँ वो आपके पास पहुँच जाए, और जो आप जानते हो वो सही जानते हो कि नहीं, वो मैं क्लैरिफाई कर सकूँ तुम्हारे सामने खड़े होकर, ठीक है? तो फिर आती है बात कॉमर्स की। कॉमर्स की फील्ड को एक वक्त था, आज से 7-8 साल पहले तक, कॉमर्स का चुनाव, कॉमर्स की फील्ड वो लोग लिया करते थे जिनके लिए ये कहा जाता था कि उनसे मैथ्स साइंस नहीं बनती, उनसे बायो नहीं बनती, या उनके मार्क्स कम हैं। पर आज की डेट में देखा जाए तो जितने ज़्यादातर टॉपर्स हैं, जो लोग 11th-12th में या 9th-10th में टॉप करते हैं, वो लोग कॉमर्स में चले जाते हैं। तो अब वो वक्त नहीं रहा कि कॉमर्स जिसने लिया है वो वीक है और पीसीएम जिसने लिया है वो स्ट्रांग है। सब बराबर हैं, सब अपने शौक मिजाज से लेते हैं कि मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे पीसीएम लेना है। कॉमर्स लेकर के आप नॉर्मल कोर्सेज जैसे बीकॉम, एमकॉम वाले कोर्सेज, बीबीए वाले कोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन वाले कोर्सेज, ये तो आप कर ही सकते हो। ये दुनिया आपके लिए हमेशा खुली हुई है। पर इनके अंदर जो थोड़ा सा नयापन आ जाता है वो आ जाता है आपके साथ जर्नलिज्म में, मास कॉम में। मास कॉम जिसे हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन आज की डेट में सबसे उभरते हुए सेक्शंस हैं। अगर आपको बोलने चालने का, दुनिया के सामने अपनी बात रखने का ताकत है, साहस है, इतना ताकत कर सकते हो तुम, तो वीजे आरजे, वीडियो जॉकी एंड रेडियो जॉकी, रेडियो पर अपन लोग जितना सुनते हैं उसके लिए भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जो कोर्सेज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो कोर्सेज ये दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाला ये सोच के ही कॉमर्स लेता है कि मुझे यही करना है। पीसीएम वाले के पास इन सब ऑप्शंस के अलावा ये भी एक ऑप्शन होता है। हर कोई पीसीएम वाला यहां नहीं जाता, समझ रहे हैं हमारी बात को?
हर कोई पीसीएम वाला इस सेक्शन को नहीं जाता, लेकिन जाना चाहे तो जा सकता है। फील्ड उसके लिए ओपन है, जर्नलिज्म कर सकता है, वो मास कम्युनिकेशन कर सकता है, वीजे आरजे बन सकता है। आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर या आरजे वीजे वाली इंडस्ट्री के अंदर, रेडियो मिर्ची, रेडियो एफएम, माई एफएम, इन सब के अंदर देखोगे तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं। जो साउंड कंट्रोल कर रहा है वो तो है ही इंजीनियर, उसको तो बिठाया इस वजह से। साउंड इंजीनियरिंग भी यहाँ पर एक इंजीनियरिंग होती है जो कि मैकेनिकल का पार्ट है। अभी 2 साल पहले ही मेरा एक स्टूडेंट साउंड इंजीनियर बनकर निकला है, पुणे में है वो। और साउंड इंजीनियर के नाम पर होता क्या है, साउंड इंजीनियर काम क्या होता है उसका, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई फंक्शन देखा या अटेंड किया होगा, लाइव फंक्शन की स्टेज है, स्टेज पर कुछ फंक्शन चल रहा है और आप वहाँ बैठे हुए हो कहीं। किया है कभी कोई अटेंड? और नहीं भी किया हो तो टीवी में तो देखा होगा कभी किसी ज़माने में। तो मान लीजिए ये स्टेज है, यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, तो मुझे आपको आज बतानी है कोई बातें, तो मुझे माइक की स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि लोग कम हैं, जगह छोटी है। इमेजिन करो कि यहाँ से 10 गुना बड़ी जगह हो गई, तो क्या मेरी आवाज़ को लोग सुन पाएंगे? तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइक लगाना पड़ेगा। माइक के साथ स्पीकर लगाने पड़ेंगे, तो मेरे माइक से स्पीकर से आवाज़ पहुँच जाएगी सबके पास? नहीं। माइक और स्पीकर के बीच में एक और चीज़ लगती है, वो क्या है? उसे क्या कहते हैं? सब लड़के हैं, सबको इंटरेस्ट उसी तरफ में होता है, क्या कहते हैं उसे? एम्पलीफायर। बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं एम्पलीफायर, क्योंकि वो आवाज़ को एम्पलीफाई करता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। मैं कहूँगा इसी जोर से, पर पहुँचेगी उस कोने तक, तो वो एक एम्पलीफायर लग गया। लेकिन अगर 1000 लोग हैं तो कितने स्पीकर लगेंगे, कितने एम्पलीफायर लगेंगे और कितने माइक की ज़रूरत पड़ेगी, ये डिसाइड करता है वो इंजीनियर। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे एक हलवाई है, आप उस हलवाई को क्या बताते हो कि हमारे घर में पार्टी है, 100 लोग आने वाले हैं, तो 100 लोगों के लिहाज से खाना बनाएगा। अगर आपने हलवाई को बुला लिया और बता दिया हमारे घर पार्टी है, लोगों का नहीं बताया, क्या वो खाना बना पाएगा? सबसे पहला सवाल वो क्या पूछता है? कितने लोगों का बनना है? आप बोलेंगे 100, तो 100 के हिसाब से बनाएगा वो। तो वो हलवाई है जो ये डिसाइड करेगा कि कितने लोगों के लिए कितना सामान आना चाहिए। उसी तरह से एक इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, ये डिसाइड करता है कि कितने माइक, कितने स्पीकर, कितनी जगह पर कैसे लगने चाहिए ताकि वो सारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाए। साउंड इंजीनियर का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी ये रिसेंट वाला केस है। तो वो जो बच्चा है जिसका भी पास आउट हुआ है, वो इंजीनियरिंग करके निकला है, वो उसकी जो जॉब लगी है वो एक इवेंट कराने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये लेता है। और एक इवेंट जो होता है वो एक दिन का होता है, आपको पता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो महीने भर की कमाई उसने एक दिन में कर ली। और अगर ऐसे महीने में 15 इवेंट भी कर लिए तो 50 हज़ार रुपये दिन का हिसाब से लगा लो। 15 दिन काम करने पर कितना हुआ? धीरे धीरे मैथमेटिक्स भी सिखा देते हैं हम इसी तरह से। हाँ, 50 हज़ार रुपये एक दिन का, तो महीने का कितना हुआ 15 दिन के लिए? सोचो सोचो, 15 लाख हो गया। 7.5 लाख उसने कमा लिए एक महीने के अंदर। एक मोटा फिगर अपन ने ले लिया कि उसने पूरे महीने काम नहीं किया, उसने मात्र 15 दिन काम किया। और ऐसा भी नहीं कि 15 दिन भोपाल के अंदर काम किया, पूरे इंडिया में कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो हर एक इंसान की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप लोग सिर्फ वो देखते हो जो न्यूज़पेपर दिखाता है, वो सुनते हो जो लोग सुनाते हैं, अमल उन पर करो जो एक्चुअल है। और एक्चुअल ये है कि इंजीनियर्स की तब भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है और आने वाले समय में भी रहेगी। बस प्रॉब्लम ये है कि अब जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनके साथ एक्सेप्टेंसी की प्रॉब्लम है। उनको आता नहीं है ज़्यादा कुछ, तो उनको जॉब नहीं मिलती। अगर मेरी कंपनी है तो मैं उस इंसान को रखना पसंद करूंगा कि जिसको कुछ नहीं आता, या उस इंसान को रखना पसंद करूंगा जिसको थोड़ा सा आता है और सीखने के लिए तैयार है। वो बताओ किसको रखना पसंद करोगे आप? जो सीखने के लिए तैयार है। वरना मैं बेवकूफ़ रख के मेरी कंपनी को क्यों डुबाऊंगा? और लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, तो जॉब तो इतनी है कि सबको ले सकते हैं, लेकिन सब में वो काबिलियत
तो अपन को हमको डेवलप क्या करना पड़ता है? ये जो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो थ्रू आउट द टेन्योर, आप लोग किस चीज के लिए करते हो? उस जरूरत को समझने के लिए कि आज की डेट में तुम मार्केट में जाओगे तो मार्केट क्या डिमांड करना चाहता है तुमसे। तालीमात जो हासिल कर रहे हैं आप लोग वो इसीलिए हासिल कर रहे हैं कि उन कमियों को दूर कर पाएं, उनको हासिल करें और फिर मार्केट में अपनी गर्मजोशी के साथ रख पाएं कि भाई हम हैं, हमें लीजिए आपकी कंपनी में, हम आपके लिए आगे अच्छा काम करके देंगे। आई बात समझ में? सो कॉमर्स के वाले जितने भी लोग हैं वो कॉमर्स वाले नॉर्मल कोर्सेज के अलावा जो अच्छे कोर्सेज हैं उनके लिए वो है VJRJ, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये बहुत पॉपुलर हैं अभी आज के टाइम पर, आज के मुकाम पर। अच्छा, साथ ही साथ कॉमर्स वाले जो है होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट का, कुकिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हो। इसमें भी एक उदाहरण है, मेरे पास एक एग्जांपल है। मेरा अभी रिसेंट एक स्टूडेंट जो है कनाडा से आया है, उसने जो मास्टर्स थी उसकी मास्टर्स उसने होटल मैनेजमेंट की कनाडा में किया है, और करने के बाद वो वापस भोपाल आ चुका है, अपने शहर में आ चुका है। और अपने शहर में आने के बाद आपने देखा होगा बड़े बड़े टिन के बक्से होते हैं जो कि शिप्स में जाते हैं, अब हम लोग इनको कंटेनर्स बोलते हैं। शिपयार्ड्स में बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो वैसा एक बड़ा सा कंटेनर लेकर उसने अपने घर पर अपना किचन स्टार्ट किया है। आज की डेट में हम लोग इसे बोलते हैं क्लाउड किचन। क्या बोलते हैं इसे? क्लाउड किचन का मतलब होता है कि खाना यहाँ बनेगा लेकिन परोसा दुनिया में कहीं भी जा सकता है। एक होता है मोबाइल किचन। मोबाइल किचन मतलब आपने गाड़ी में बना लिया, गाड़ी जहाँ जा रही है वहाँ आपका किचन जा रहा है। और दूसरा होता है क्लाउड किचन, कि क्लाउड किचन में आपने खाना यहाँ पकाया, मोबाइल पर ऑर्डर करते हैं ना अपन, कौन से एप्लीकेशन से? हैं, जोमेटो, स्विगी, सब पता है तुम लोगों को, हैं? खूब ऑर्डर किए हो लगता है, हैं? अभी सर को पता चल रहा है, सर बाद में खबर लेंगे कौन सा जोमेटो कौन सा स्विगी। खैर नहीं करेंगे, मत लो परेशान, टेंशन मत लो। तो ये जो जोमेटो है, स्विगी है, ये तुम ऑर्डर करते हो तो किसी के पास जाता है ना ऑर्डर, तो वो ऑर्डर ज़्यादातर दुनिया में ज़्यादातर उन जगहों पर जाता है जिनके पास होता है क्लाउड किचन। तो क्लाउड किचन का मतलब होता है खाना कहीं भी बन रहा हो आपके पास पहुंच जाएगा। पहले ये हुआ करता था कि अगर तुम इस एरिया में रहते हो तो इस एरिया के आसपास वाले एरिया से ही कुछ मंगा सकते हो अपने पास। अब तुम कहीं से भी मंगा सकते हो अपने पास, डिलीवरी की फैसिलिटी होनी चाहिए। समझ रहे हो? जिस तरीके से आप मोबाइल पर बैठ के अमेजन, फ्लिपकार्ट पर बैठ के ऑर्डर प्लेस करते हो ना, दुनिया में कहीं से भी ऑर्डर प्लेस कर देते हो आप। तो क्या पता जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो सामान भोपाल के किसी दुकान से आ रहा है आपके पास। आपको आता है कि कहीं से पता? आपके पास तो सामान आ जाता है, आप खोलते हो, खुश हो जाते हो, मज़ा आ गया, सस्ता सामान आ गया। तो वो कैसे पहुंचा आप तक? ये भी एक तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग का डिपार्टमेंट है। ठीक है? तो कॉमर्स फील्ड वाले जा सकते हैं इन 3 फील्ड्स के अलावा, मैंने कहा होटल मैनेजमेंट में। होटल मैनेजमेंट के अंदर भोपाल में भी है एक अच्छा मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, IHM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। भोपाल का बहुत अच्छा है, भोपाल में है, फिर इंदौर में है, और उससे अच्छे में जाना हो आपको तो फिर पूना, बैंगलोर, दिल्ली, वहाँ फ़ीस ज़्यादा है। भोपाल के अंदर फ़ीस कम है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है डायरेक्टली IHM के अलग से इंडिविजुअल पेपर्स होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है ये, अपने खुद के पेपर कंडक्ट कराती है। आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहें। 12th जब खत्म होने वाली हो आपकी, 12th का ये वाला टाइम जब होगा आपका, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी के 4 महीने जो हैं, ये सारे इंडिया के इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस के एग्ज़ाम का टाइम होता है। जो IIT वाले हैं उनका फर्स्ट फेज़ होगा जनवरी में, जो नीट वाले हैं उनका तो मई में है, सीधे अगले साल, मतलब हर मई समझ लो तुम, तो हर साल के मई में एक ही बार होता है नीट। JEE लेकिन 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा अप्रैल या मई में। तो JEE वाले जो हैं, IIT वाले जो हैं, उनके पास 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, नीट वालों के पास सिर्फ 1 अटैम्प्ट है। ठीक है? ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक, बहुत जनरल जानकारियां बताई हैं। अब इनमें से कुछ आपको पूछना है या आपके अंदर कोई ऐसी सवाल उठ रहे हो जो आप पूछना चाहते हो, अब आप पूछिए तो मैं उनका जवाब दे पाऊंगा। 2 और चीज़ें बता देता हूँ, मेरे को अभी याद आया एकदम से। आपने पायलटिंग के लिए बोला था किसी ने, पायलट का, और दूसरा एस्ट्रोनॉमी में
इंडिया के अंदर एस्ट्रो साइंसेज में जाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बार्क में चले जाओ या तो इसरो में चले जाओ। इसरो में चले गए तो इसरो से डायरेक्ट नासा भेजते हैं, बहुत रेयर होता है कंडीशन, बट प्रोसीजर यही है। तो पहला बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क, BAARC। इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है नवंबर दिसंबर वाले टाइम पर। इसमें जब आप कोर्स में एनरोल करते हो अपने आप को, तो आपका जो कोर्स होगा वो होगा BSc साइंस या BSc फिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी में जाने के लिए PCM कंपलसरी होता है, उसमें बायो वाला नहीं जा सकता, उसमें कॉमर्स वाला नहीं जा सकता, PCM कंपलसरी होता है। तो अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो नवंबर दिसंबर वाले टाइम पे इनका एंट्रेंस होता है, वो भरना पड़ेगा आपको, और उसके थ्रू आप बार्क में जाओगे। बार्क में अच्छा किया तो बार्क से आपका प्रमोशन होके इसरो में जा सकते हो आप। इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने तो आप सीधे नासा या किसी भी दूसरी कंट्री के स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स के अंदर। दूसरा पायलटिंग का पूछा आप लोगों ने, तो पायलटिंग के अंदर दो कंडीशंस आ जाती हैं कि आप कौन से पायलटिंग में जाना चाहते हो। एक होता है प्राइवेट और दूसरा होता है गवर्नमेंटल। तो प्राइवेट जो है वो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू जाते हैं अपन लोग। एरोनॉटिक्स मैकेनिकल की सब ब्रांच है, और एरोनॉटिक्स को इंडिया में करवाने वाले कुछ ही चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स हैं। पोर्ट ब्लेयर पर है एक, दूसरा पुणे में मिलेगा आपको, तीसरा मुंबई है। ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल रिच, बहुत अच्छे हाई एंड पायलटिंग सिस्टम्स मिलेंगे, जहाँ पर सिखाया भी बहुत तवज्जो के साथ बहुत अच्छे तरीके से जाता है। तो वहाँ पर आप जा सकते हो, पायलटिंग सीख सकते हो। पायलटिंग में प्राइवेट नॉन प्राइवेट जो भी होगा वो अकॉर्डिंगली वो सिखाएंगे आपको। पायलटिंग में लाइसेंसिंग होती है, एज लिमिट होती है, 40-45 साल तक का ही आप पायलटिंग कर सकते हो, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है। आपको फिर ना ग्राउंड ड्यूटी पे दे दिया जाता है, आप प्लेन नहीं उड़ा सकते, ग्राउंड ड्यूटी पे आना पड़ता है। वजह है उसकी क्योंकि 40-45 की उम्र के बाद जो है हार्ट डिजीज़ चालू हो जाती हैं, और वो रिस्क नहीं ले सकते अपन पायलट के लिए। तो पायलटिंग का जो एज लिमिट है वो कम है यूजुअली। ठीक है, हाँ अब पूछिए अपने सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ 1 मिनट। 3 साल। हाँ, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स देखो, पहली बात तो कोर्स चाहे कोई सा भी ले लो, कैसा भी ले लो, हमेशा ये याद रखना कि जॉब के पीछे भागोगे तो जॉब नहीं मिलेगी। जॉब से पहले जो हम सब टीचर्स एक ही चीज़ बोलते हैं, पहले तालीम हासिल करें, तो जॉब अपने आप झक मार के तुम्हारे पास आएगी। तो IHMs जितने भी हैं अब इंडिया के, सभी IHMs के अंदर कंपनियां बुलाई जाती हैं और कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, और कैंपस प्लेसमेंट्स के अंदर आराम से उठाया जाता है। जिस स्टूडेंट की मैं अभी आपसे बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, उसने भोपाल से ही किया हुआ था अपना बैचलर्स, तो उसको भोपाल से ही करने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया था। उसने भोपाल से IHM में करने के बाद इंदौर में राडिसन में काम किया था। जिनको नहीं पता, राडिसन एक 4 स्टार होटल है जो भोपाल में भी खुल गया है, पर पहले इंदौर में था, है इनफैक्ट। तो वहाँ पर उसने पहले काम किया, उसके बाद फिर उसको मास्टर्स करने की इच्छा हुई तो वो कनाडा चले गया, और कनाडा में उसने अपनी प्रैक्टिस करी शेफ़ के लिए। तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बखूबी हैं, बिल्कुल हैं, बशर्ते आपको उतनी चीज़ें उस लिहाज से आनी चाहिए। ठीक है, फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली तो सॉफ्टवेयर्स या बैचलर्स करने के बाद बैचलर्स के दूसरा जो सेक्शन आता है वो है मास्टर्स का। मास्टर्स करने के लिए आप इसी फील्ड का स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो। अब वो VLSI भी हो सकता है, वो इनमें से कोई भी फील्ड हो सकती है। VLSI है, डेटा साइंस है, AI है, ML है, इनमें से कोई भी एक मास्टर्स करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। बट अभी जो माहौल देखा गया है उसके हिसाब से देखें तो कंपनियों के अंदर लोग बैचलर्स करके ज़्यादा डिटेल्स प्रैक्टिकल्स में हासिल करते हैं। वो मास्टर नहीं करते, वो क्या करते हैं, जैसे उनको AI की ज़रूरत पड़ रही है तो वो AI के ही बारे में दूसरे कोर्सेज कर लेते हैं, उसी की AI के बारे में दूसरे कोर्सेज कर लेते हैं, लेकिन मास्टर्स नहीं करते। क्योंकि मास्टर्स करने के बाद प्रोबेबिलिटी इंडस्ट्री के अंदर होती है ज़्यादा जाने की, या टीचिंग में।
तो बेहतरी उनके लिए ये होता है कि वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से जान लें, और कंपनी भी उसी को सपोर्ट करती है। जैसे कोई सत्यम में है, कोई विप्रो में है, या कोई कॉग्निजेंट में है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सीखने के लिए खुद अपना पैसा लगाते हैं कि आप सीखो, पैसा हम देंगे। तो वो भेज देते हैं कि चलो तुम कैलिफोर्निया जाओ, तुमको 2 साल वहीं छोड़ दिया जाता है, तुम वहाँ सीख के यहाँ आओ। तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना, कंपनी सिखाएगी आपको अपने पैसे पर। लेकिन वापस आने के बाद कम से कम 3 साल तक आप कंपनी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ने पैसा लगाया आपके ऊपर, तो कंपनी नहीं छोड़ेगी उसको। ये फैक्ट है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता आज की दुनिया में। कंपनी आपको अगर काम पर रख रही है तो आपको पैसे देगी। अगर पैसे आपको 10 दे रही है तो आपसे काम 20 का लेगी। ये उसूल है हर कंपनी का, ठीक है। कोविड के बाद कई लोगों को ऐसा लगा कि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो बहुत बूम है और उसके अंदर करना बहुत अच्छा होता है, बढ़िया घर में बैठ के लैपटॉप लेके लेट के काम करो। शुरू में बहुत मज़ा आया लोगों को घर में बैठ के काम करने पर, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद जब घर में आए थे तो इतने साइज़ के थे, जब 1-1.5 महीना बीत गया तो इतने साइज़ के हो गए, क्योंकि कोई फिजिकल वर्क ही नहीं होता था, पड़े रहते थे कोने में, काम करते रहते थे। अब क्या हुआ, अब ये रुझान आ रहा है लोगों के अंदर, घर में बैठ के काम तो किया जा सकता है, लेकिन वो मौका नहीं मिलता, वो तरीका नहीं हो पाता काम करने का। आप काम कर रहे हो, पीछे बर्तनों की आवाज़ आ रही है, आप काम कर रहे हो, पीछे बच्चा रो रहा है, काम कर रहे हो, सब्जी वाला आ रहा है, सब्जी ले लो, तो माइंड डाइवर्ट होता है। और जब कंपनी के अंदर बैठ के आप काम करते थे तो टाइम ड्यूरेशन होता था आपका सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। सुबह 10 के बाद 5 के पहले जो काम है वही होना है। 5 के बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 10 से पहले आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब से वर्क फ्रॉम होम हो गया तब से क्या 10 क्या 5 किसी को नहीं पता। रात 9 बजे भी बैठ के काम कर रहे हैं, रात 11 बजे भी बैठ के काम कर रहे हैं, सुबह 8 बजे भी बैठ के काम कर रहे हैं। तो काम का कोई वक्त नहीं रह गया। तो तुम ही बताओ क्या अच्छा और क्या बुरा, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों में, तुम सभी लोगों के एज ग्रुप के अंदर लोगों को अच्छा जो सॉफ्टवेयर में लगा वो यही लगा, घर बैठ के काम करना है। लेकिन इतना आसान नहीं है घर में बैठ के काम करना, उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझे। और हाँ, यूपीएससी एग्जाम के बारे में भी आप यूपीएससी, पीसीएम वाले यूपीएससी मतलब थोड़ा सा अलग है। जो लोग यूपीएससी वाले होते हैं, हम लोग प्रेफर नहीं करते कि वो पीसीएम ले, क्योंकि उसका दिमाग वो 2 साल में पहले ही खर्च कर चुका है, और फिर यूपीएससी में भी लगाएगा तो डबल खर्चा हो जाता है। तो हमारे लिए, हम मतलब एज ए टीचर जब कोचिंगों में बात करते हैं तो कोचिंगों के अंदर हम प्रेफर करते हैं कि वो नॉन साइंस स्टूडेंट बन जाए, और इस लिहाज से फिर वो आगे बढ़े। लेकिन अगर उसने पीसीएम लिया है तो उसको यूपीएससी में एडेड एडवांटेज मिलेगा। कल को वो आईएएस आईपीएस बन जाता है तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज पूरी होगी, जो कि नॉन टेक्निकल वाले के पास नहीं होती। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, इंजीनियर किसी लिहाज से कम नहीं है। गधे से गधा इंजीनियर भी खड़ा कर दो, उसके पास वो नॉलेज होगी, और वो नॉलेज उसको यूपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज देती है जब वो इंटरव्यू के अंदर बैठता है। यूपीएससी के एक इंटरव्यू के अंदर बड़ा सड़ा सा सवाल पूछा सामने वाले ने, क्या आप जहाँ से आए हैं, मतलब बाहर बैठे हुए थे, बाहर से उठ के यहाँ आए हैं। इंटरव्यू 2nd फ्लोर पर चल रहा था और जो बच्चे थे, जो कैंडिडेट्स थे, वो ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए थे। उन्होंने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा कि आप बताइए, आप नीचे से ऊपर आए हैं सीढ़ियों से, आपने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी? अगर बता देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना जाइए आप। सिर्फ इतना सा सवाल था। आप क्या करते इस लिहाज पर? आपका क्या जवाब होता? वो इंटरव्यूअर जो खुद बैठा हुआ है, वो तो खुद लिफ्ट से आया है, उसे क्या मालूम कितनी सीढ़ियाँ हैं? वो तो सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा होता है। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप वहां बैठ के ये बोल देते कि मैंने तो 10 सीढ़ियां चढ़ी, वो थोड़ा ना जा रहा था गिनने के लिए। ठीक ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि इंटरव्यूअर लेके गया कोने में
5वें माले पर इंटरव्यू चल रहा है, खिड़की खुली हुई है और बोला जंप कर दो। इंटरव्यूअर ने कहा तुमसे जंप करो। 5 कैंडिडेट्स आए अंदर, उन्होंने बोला हम नहीं जंप कर सकते, मरना थोड़ना है। 6ठा कैंडिडेट आया, उसने अपनी जगह पे खड़े होके और उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इंटरव्यूअर ने क्या कहा था, ये थोड़ा ना कहा था बाहर कर दो। क्या कहते हैं इसे, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यूपीएससी एग्जामिनेशंस क्रैक करने के लिए सिर्फ पढ़ाई 40% काम करती है, 40% ही काम करती है यूपीएससी एग्जामिनेशंस के अंदर। बाकी 60% आपका पूरा का पूरा काम करेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड। किस सिचुएशन में, किस लिहाज से आपका जहन, आपका दिमाग काम करेगा। बाहर आग लग गई, बाहर आग लग गई, अब आग लग गई तो दिमाग क्या कहता है, भागो। लेकिन तुम ओनर हो, तुम बड़े हो, तुमको दूसरों को बचाना भी है, तो किस लिहाज से क्या आप करोगे कि बच जाएं। पहले आप पुलिस को कॉल करोगे, पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे, या पहले यह देखोगे कि अरे हमारे यहां पर भी तो फायर मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वही सबसे यूनिक बनाती है एक आम आदमी को, एक नॉर्मल आदमी से हटकर आईएएस आईपीएस, और यूपीएससी उसी के लिए है। तो इसलिए यूपीएससी हर किसी गधे घोड़े का नहीं हो जाता, ये बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। सबको मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें कोई पढ़ाई वाली चीज़ नहीं है कि मैं 4 सवाल पढ़ लूँगा तो मुझे अच्छा आ जाएगा। ये सिर्फ आप देख कर, करके, समझ कर, महसूस करके सीखते हो। दिस इज़ ऑल योर एक्सपीरियंसेस। कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे हमारे, मेरे टेन्योर में भी, जो इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली गए थे। उन्होंने 3-3, 4-4 साल तैयारी करी यूपीएससी की, नहीं हो पाया। अब आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद 3 साल 4 साल तैयारी करना मतलब 4 गुना पैसा लगा चुके हैं वो, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली वो दुकान खोलकर बैठे, या कंपनी में जॉब करने के लिए बैठ गए, या कंपनी में नौकरी कर ली उन्होंने। पर वो 4 साल उन्होंने जो लगाया, ऐसा नहीं है कि फालतू चले गए, ख़राब चले गए। उन्होंने वो 4 साल में जितना सीखा वो उसको अब अपनी फील्ड में अप्लाई करते हैं। और उसी सिलसिले में उस बच्चे का, उस बंदे का जिसने 4 साल अपने दिए थे, उसका सिलेक्शन हो गया। वो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में है, टीसी है वो। एक टीसी की एक नॉर्मल आमदनी अगर परमानेंट होने की बात करें तो 1.25 लाख रुपए महीना उसकी आमदनी है। बाकी उसका एक्स्ट्रा खर्चा जितना है वो तो रेलवे उठाती है। मतलब जेब से कुछ खर्च नहीं होता प्रैक्टिकली कहा जाए तो, क्योंकि अगर घर में भी रह रहे हो तो घर का भी एचआरए दे देंगे वो लोग, हाउस रेंट अलाउंस दे देते हैं वो लोग। हाउस रेंट अलाउंस अगर एक इंजीनियर कैटेगरी का बच्चा कैंडिडेट है तो 12 से 15 हज़ार रुपये हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो 12-15 हज़ार रुपये में तो बढ़िया बड़ा चौड़ा घर मिल जाता है, और उतने रुपए में उतने की किस्त लगाकर वो अपना नया घर खरीद सकता है। उसे गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी के लिए सरकार बोलती है हम देंगे पैसा, आप खरीदो। लेकिन उन सबको पाने के लिए उसको उतनी मेहनत भी तो करी उसने। तो यूपीएससी सोचना कहना आसान है, लेकिन उसको लग कर लेना बेहद मुश्किल। तो मैं यहाँ पर ये डरा नहीं रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अगर यूपीएससी करे तो उसको न सिर्फ फिजिकल, मेंटल ट्रॉमा भी उसके साथ जुड़ जाता है। मेंटली वो इतना ज़्यादा प्रेशर में होता है कि यार यूपीएससी के अंदर ये टॉपिक, वो टॉपिक, ऐसा टॉपिक, वैसा टॉपिक, इतने सारी चीज़ें। वो सब्जेक्ट्स जिनके साथ पीसीएम वाला सबसे ज़्यादा दूर भागता था वो था सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स। इन सब से हम दूर भागते थे, फिर वही पढ़ना पड़ रहा है हमको दोबारा से। और इसके साथ वो बेनिफिट हो जाता है, कॉमर्स वाले कैंडिडेट के साथ वो उसमें बेनिफिशियल आ जाता है। इसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है लेकिन सिविल नॉलेज है उसके पास। इसके पास टेक्निकल नॉलेज है, सिविल नहीं है। दोनों मिलजुल के काम करते हैं तो कुछ अच्छा निकल के आता है सोसाइटी के अंदर, और ऐसे ही चलता है सिस्टम। समझे? तो करें, यूपीएससी की तैयारी भी करें, लेकिन यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरा मन जब 100% श्योर हो तभी सोचें, वरना यूपीएससी का मतलब होता है वक्त को लगा देना, अपने आप को बिछा देना। फिर आपके लिए दुनियावी चीज़ें हट जाती हैं, दुनियावी चीज़ें हट जाती हैं पूरी तरह से।
अभी मेरा एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, पीसीबी वाला, बायो वाला, वो पढ़ाई जब करता है तो वो पढ़ाई क्या करता है, वो आता है, जैसे ही वो बैठेगा अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो पढ़ाई करने के दौरान सबसे पहले वो अपना मोबाइल निकालेगा, टेबल पर रखेगा, टेबल पर रखते साथ स्टॉप वॉच ऑन कर देगा। स्टॉप वॉच यूज़ किया ना सबने, स्टॉप वॉच ऑन कर देगा और पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, बिना घड़ी देखे पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। जब उसका मन ऊब जाता है वो रोक देता है पढ़ाई, स्टॉप वॉच को पॉज कर देता है और फिर घूमने फिरने लगता है, खाने पीने लगता है, और फिर पढ़ने जब बैठता है तो कल उसने मुझे बताया कि सर मेरी पढ़ाई कम हो रही है तो मैं क्या करूं। मैंने पूछा कितने घंटे बैठ रहा है तू पढ़ाई के लिए? उसने बोला सर 6 घंटे 35 मिनट में सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, बाकी टाइम पूरा मेरा कोचिंग में निकल रहा है। 6 घंटे की मेरी क्लास रहती है, 6 से 7 घंटे की मेरी क्लास रहती है, 5 घंटे की मैं नींद ले रहा हूँ, तो 5 घंटे की नींद, 6 घंटे की क्लास, 6.5 घंटे की उसकी खुद की पढ़ाई, तो मोटे तौर पर 12 घंटे प्लस 19 20 घंटे लगभग उसने पढ़ाई में निकाल लिए सोने के साथ। और वो जो 4 घंटे ऊपर के बच रहे हैं, 24 घंटे होते हैं ना दिन भर में, 4 घंटे जो बीच के बच रहे हैं वो खाने पीने के मान लो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जिसे हम लोग बोलते हैं, या आने जाने में मान लो, क्योंकि हमारा घर जहाँ लोकेटेड है या हमारी कोचिंग जहाँ लोकेटेड है और उसका जो घर लोकेटेड है उसके बीच में जो फासला है वो 15 किलोमीटर का, तो वो सुबह एक बार आ जाता है 15 किलोमीटर चलकर, और फिर जब शाम को डायरेक्ट जाता है तो सीधे शाम को डायरेक्ट घर ही जाता है। मतलब एक ही बार आता है वो सुबह और फिर रात को सीधे घर जाता है। तो घर में वो सिर्फ आइडियली कहा जाए तो सोने के लिए जा रहा है, खाना खाता है, सोता है और अगले दिन फिर सुबह उठकर आ जाता है। तो इस तरीके से आप भी जब पढ़ने के लिए बैठें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेल्फ कितनी देर कर रहे हो, क्योंकि आपको ये तो पता है स्कूल के अंदर आप कितनी देर पढ़ोगे, पर सेल्फ स्टडी का टाइम आपका कितना हो रहा है वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जो 8th वाले हैं वो लोग अपना मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब जो मैथ्स तुम लोग पढ़ रहे हो 8th क्लास में, वो इतनी ज़रूरी है कि कैट के पेपर में भी आज वैसी लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाती है जो नहीं बनती। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, प्लीज़ बैठिए। फील्ड आपकी इनमें से कोई सी भी हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स दोनों के अंदर जा सकते हो। तो एक एक करके दोनों चीज़ों पे बातचीत करते हैं अपन। जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं हम लोग, तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप कैसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के थ्रू आपकी मार्केटिंग करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन, ये सब वो वेबसाइट्स हैं जो आपको न सिर्फ सोशलाइज करने के लिए मौका देती हैं, बल्कि साथ साथ सोशल डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी मौका देती हैं। पहले ये हुआ करता था कि हम जब बाहर मार्केट में निकले तो बड़े बड़े से होर्डिंग लगा करते थे। एक होर्डिंग जो लगता है बाहर मार्केट के अंदर, जो तुमको बड़ा सा लगा हुआ दिखता है, उस होर्डिंग को लगाने की कॉस्ट होती है स्टार्टिंग विथ 5,000 मिनिमम 5,000 रुपये होते हैं उसके। महीने की बात नहीं कर रहा मैं, दिन की बात कर रहा हूँ। और फिर बढ़ता जाता है। अगर एमपी नगर में लगा हुआ है तो वो 50,000 का भी है, 60,000 का भी है, लाख रुपए का भी है। इसे हम कहते हैं नॉर्मल मार्केटिंग। तो एक इंसान ने अगर एमपी नगर में होर्डिंग लगाई, 50,000 रुपये खर्च कर दिए फॉर एग्जाम्पल, और वो 50,000 खर्च करने के बाद जितने लोग वहां से निकले उन्हीं को दिखा सिर्फ। डिजिटल मार्केटिंग होती है कि उसी चीज को अगर हम डिजिटलाइज कर दें, सोशल मीडिया वेबसाइट के अकाउंट्स पर डाल दिया जाए, तो उसको हर वो इंसान देखेगा